सुप्रभात बच्चों। भक्तिन पाठ में आज गतांक से आगे जहाँ तक पहले पढ़ा था वहाँ से आगे चलते हैं। तो कल पृष्ठ संख्या 74 तक आपको पढ़ा दिया गया था, अब 75 से कंटिन्यू करेंगे। कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। तो बहुत ज़्यादा पुरातन विचारों की थी भक्तिन, पुराने विचारों की थी। और उधर जो मैडम थी महादेवी वर्मा, वो पढ़ी लिखी और नए ख्यालों की स्त्री थी। इसलिए थोड़ा सा दोनों के बीच में तालमेल मुश्किल सा महसूस होने लगा पहले ही दिन से। किसको? मैडम महादेवी वर्मा को। क्या किया पहले ही दिन ऐसा? भक्तिन ने कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। तो पहले तो उसने क्या किया, जहाँ खाना बनता है उस जगह का उसने सीमांकन कर दिया। कोयले को उठाया और एक बॉर्डर, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इस लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है, इसके साथ तालमेल बड़ा मुश्किल होगा बैठाना। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ, और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। अभिप्राय यह है कि मैडम महादेवी वर्मा अब सर्विस क्लास में थी, बहुत ऊंचे पद पर वो कार्य कर रही थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ के वो वाइस चांसलर थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने भोजन बनाना नहीं सीखा था। कुछ लोगों की धारणा बन जाती है कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनको कुछ बाकी दूसरे काम नहीं आते होंगे, ज़्यादा क्वालिफाइड या ज़्यादा ऊंचे स्टेटस वाले लोगों को बाकी के काम नहीं आते होंगे। ऐसा नहीं था। मैडम पाक विद्या के लिए भी अपने परिवार में प्रख्यात थी, फेमस थी। और जाहिर सी बात ये होती है कि जब एक काम करने वाला, एक भोजन बनाने वाला दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है, तब क्या होता है, उसको उसकी कमियां साफ नज़र आती हैं। यही मैडम को भी महसूस हुआ। मैडम को लगा कि ये जो इसने खाना बनाया है वो शायद स्तरीय नहीं है, ठीक स्तर का नहीं है। लेकिन दूसरा खाना बनाने वाला कोई घर में नहीं था, तो मजबूरी में वही खाना पड़ा उनको। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघे हो उठी। लेकिन साथ ही साथ याद आता था कि अगर इसको भी काम से निकाल दिया तो खाना कौन बनाएगा, परिवार में जो बाकी आदमी हैं उनका क्या होगा। इसलिए बड़ा मुश्किल था लक्ष्मण रेखा को लांघना मैडम के लिए। निरुपाय, अब कोई उपाय नहीं था मैडम के पास में। अपने कमरे में बिछोने में पड़कर मैडम कहाँ गई? अपने कमरे में गई, अपने बिस्तर पे लेट गई। नाक के ऊपर खुली पुस्तक स्थापित कर अपने मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर मैडम ने क्या, एक किताब सामने कर ली। मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी, और जो वहाँ बैठी हुई थी भक्तिन, उसको मैं भूलने की कोशिश करने लगी, अपने दिमाग में से उसको निकालने की कोशिश करने लगी। ये पैराग्राफ हो गया बेटा। उसके बाद अगला गद्यांश। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तो एक परिवार जब खाना खाने के लिए बैठता है तो डाइनिंग टेबल पे हर एक की अपनी एक व्यक्तिगत कुर्सी होती है। मैडम की अपनी थी। मैडम अपने उस जगह जाके बैठ गई जहाँ पे वो खाना खाती हैं। तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। अब ये देखिए सर्व करने का तरीका। अपनी हाईली क्वालिफाइड मैडम के लिए भक्तिन ने किस तरह से भोजन लेके आई। वो बड़ी खुश होकर के, चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी।
आत्मतुष्टि थी, आत्मसंतुष्ट थी कि आज जैसा खाना मैं मैडम को खिलाने जा रही हूँ वैसा तो मैडम ने शायद ही कभी खाया होगा। और क्या लेके आई थाली में? 1 अंगुल मोटी, साइज देखिए, मोटाई देखिए रोटी की, 1 अंगुल मोटी, गहरी काली, काली मतलब जली हुई चित्तीदार 4 रोटियां एक साथ लेके आ गई मैडम की थाली में। लो मैडम खाओ। और केवल रोटियां ही नहीं, दाल भी लेके आई, और दाल कटोरी में नहीं लेके आई, थाली में ही ले आई। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात, आई थी बड़ी खुश होकर के, वो बड़ा उत्साह था उसमें कि मैडम को जैसा भोजन मैं खिलाने जा रही हूँ, संभवतः ऐसा भोजन मैडम ने कभी खाया नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो थाली परोस के लेके आती है तो मैंने उसको एकदम एक बड़ा झटका दिया, मैंने उसको धमकाया, कहा मैंने उसको, ये क्या बनाया है, क्या बनाया है ये? तब वह हतबुद्धि हो रही, अब वो चुप। तो बेचारी अपना बचाव करने के लिए कहती है, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, पर अच्छी हैं, खा के तो देखो कितनी अच्छी रोटी बनाई है। हाँ थोड़ा खरी हो गई, जल गई थोड़ी सी, लेकिन खा के तो देखो। तरकारियां थी, ऐसी बात नहीं है मैडम कि तरकारियां नहीं थी, कच्ची सब्जी हरी सब्जी रखी हुई थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी, अब दाल खा लो, शाम को हरी सब्जी दे दूंगी। तो मैडम कहती है, दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अगर मुझे दूध घी अच्छा लगता तो मैं उस जो ये कुछ आज हुआ इसके ऊपर ओवरकम कर जाती, लेकिन नहीं चला काम। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं? तो वो कहती है मैडम को कि मैडम शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं? कलाबत्तू क्या होता है कि रेशम का जो कीड़ा बनाता है उसको, रेशम का थोड़ा सा एक गांठ सी बन जाती है, उसको कहते हैं। तो कहती है कि शहर के लोग भी तो वही भोजन खाते हैं जो गांव के खाते हैं। लो गांव से मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ, गुड़ लेके आई हूँ, लाल मिर्च की चटनी है, अमचूर है, इसको खाओ। कलाबत्तू थोड़ा ही खाओगी तुम, खाओगी तो खाना ही, रेशम थोड़ा ही खाओगी। फिर वह कुछ अनाड़ीन या फूहड़ नहीं, उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। फिर वो अपनी खुद की तारीफ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा होता है ना, वो खुद की तारीफ करती है कि देखो जो मैं खाना बनाने में कोई अनाड़ी नहीं हूँ, बल्कि मेरे ससुर और उनके पिता, मेरी सास और जितने भी मेरे ससुर के भाई बहन हैं वो सारे मेरे द्वारा बनाए गए भोजन की प्रशंसा करते हैं। बहुत सारे ओरल सर्टिफिकेट वो प्रस्तुत करती है कि सारे इतने कुछ मेरी प्रशंसा में कही गई हैं बात। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर मैं विचार करती रही। तो खाना पड़ा, जैसा मिला, क्या कर सकती थी। अपनी ड्यूटी के लिए यूनिवर्सिटी के लिए निकली और रास्ते में किताब पढ़ती रही, और किताब में ये भी पढ़ती रही कि गांव और शहर और देहात के जीवन में क्या अंतर होता है। ये उसका उदाहरण था जीता जागता। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। मैडम कहती है कि अच्छा गले पड़ी, सोचा था व्यवस्था हो जाएगी, कम से कम जो परिजन उनके स्वास्थ्य का ख्याल होगा, लेकिन ऐसी प्रबंध हो गया, ऐसा व्यवस्था हो गई कि जिस उपचार के लिए मैंने व्यवस्था की थी उस उपचार का सवाल ही ख़त्म कर दिया इसने। तो इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। तो जैसा भी मिलता था वैसा वो मैडम खाने लगी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। तो भक्तिन ने
अपने आप को मैडम के अनुसार नहीं बदला, लेकिन मैडम ज़रूर बदल गई। भक्तिन शहरी ना बन सकी, लेकिन मैडम देहाती ज़रूर हो गई, और भक्तिन को शहर की हवा भी नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है, आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती। इन सब चीज़ों की, जो गांव के खाद्य पदार्थ होते हैं, डिश होती है, उनकी बड़ी जम के तारीफ़ करती थी। वो गांव में जो भी बनता है उसकी जम के तारीफ़ करती थी। परंतु यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। तो गांव की सारी चीज़ें वो मैडम को वो तारीफ़ करके बताती थी कि देखो गांव में क्या क्या बनता है, कितना अच्छा अच्छा खाना बनता है, लेकिन शहर का रसगुल्ला उसके पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। थोड़ा सा व्यंग्यात्मक ये वाक्य है। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। तो मैडम उसको कहती थी साफ धोती पहना कर ना, और मेरे स्वयं धोए फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। अब देखिए, मैडम पूरी तरह से उसके अनुरूप बदलती जा रही हैं, लेकिन उस पर कोई फ़र्क मैडम का नहीं पड़ता है। मैडम आवाज़ लगाती है, भक्तिन आए, मतलब जी भी नहीं कह सकती वो। और बहुत सारी कहानियाँ मैडम को उसने गांव की रटवा दी, लेकिन खुद जो शहर का वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाई। भक्तिन बहुत इम्पोर्टेंट पर आ गया बच्चों ये। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ के बाद का जो अंश है वो आपको अगले अंक में समझा दिया जाएगा, क्योंकि मेमोरी प्रॉब्लम है। धन्यवाद।